नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर सुनील कुमार एके एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए और हम लोग सेशन को प्रारंभ करते हैं। तो आज हम लोग सीटेट ईवीएस के अंतर्गत एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, पेड़ पौधे। यहां से प्रश्न बनते हैं और एक एक करके हम लोग देखेंगे मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, मैदानी क्षेत्र में कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अन्य क्षेत्रों की अगर बात करें धीरे धीरे हम लोग चर्चा करेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग चर्चा करेंगे कि इस क्षेत्र में किस प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पतियां पाई जाती हैं। जिससे मरुस्थलीय क्षेत्र में मैं बात करूं तो वहां पर पानी का अभाव होता है, ऐसे वृक्ष ऐसे पेड़ पौधे पाए जाएंगे कि जो वहां पर सरवाइव कर सके। सरवाइव करने के लिए पानी का अभाव होता है, जिसके कारण जो तने होंगे, जो जड़ होंगे, तो जड़ जो है मिट्टी के काफी अंदर होगा। क्लियर? तो ये सब पहलू पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार कमेंट कर दीजिए। इसके पश्चात हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। ठीक है? तो अगर बात किया जाए, पहला अगर मैं बात करूं, केला का नाम सुने होगा, बनाना ट्री। तो केला को अगर बात किया जाए तो बनाना ट्री। ठीक है? तो बनाना ट्री की अगर मैं बात करूं तो केला पेड़ नहीं है। पहले तो समझिए केला क्या है, पेड़ नहीं है। इससे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं केला क्या है, एक केला का पेड़। तो देखो केला का पेड़, तो केला पेड़ नहीं है, यह एक शाख है, वनस्पति है। अगर बात किया जाए यह एक शाख है, क्योंकि इसका तना हरा एवं कमजोर होता है। अब बात किया जाए जिसका तना हरा एवं कमजोर होता है, वह अगर मैं बात करूं वह पेड़ नहीं होता। तो वह पेड़ नहीं होता है। अब मैं बात करूं केले के फल एवं फूल खाए जाते हैं। ये जो फल एवं फूल है इससे खाया जाता है। ठीक है? इससे खाया जाता है। तो केला जो है पेड़ नहीं, केला पूछा जाएगा केला पेड़ है या घास है कि पेड़ है, शाख है, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे केला पेड़ ना होकर क्या है, एक शाख है, या घास भी नहीं, एक शाख है। क्यों शाख है इतना याद रखिएगा। अगर पेड़ तब होगा जब उसका तना जो है वह मजबूत होगा, उसका तना मजबूत होगा, कठोर होगा और हरा नहीं हो। ठीक? तो यहां पर बात किया जाए तो केले के फल एवं फूल खाए जाते हैं। क्लियर? आगे हम बात करते हैं घटपर्णी, नेफेथिंस की बात किया जाए तो घटपर्णी। ठीक? तो घटपर्णी अगर बात किया जाए तो यह एक कीट भक्षी पौधा है। क्या है? कीट भक्षी पौधा है, कीड़े मकोड़ों को खाने वाला पौधा है। ठीक है? तो यह कीट भक्षी अर्थात कीड़े मकोड़ों को खाने वाला पौधा है। अब बात किया जाए यह कीटे मकोड़ों के अलावा मेढकों, चूहों एवं छोटे जीवों को भी खाता है। तो अगर बात किया जाए घटपर्णी जो है यह कीड़े मकोड़ों को खाने वाला पौधा है। साथ में अगर बात किया जाए कीड़े मकोड़े के अलावा मेढकों, चूहों एवं छोटे जीवों को भी खाता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, परंतु नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए बात किया जाए यह कीटे मकोड़ों एवं अन्य जीवों का शिकार करता था। अगर बात किया जाए तो यहां पर अगर मैं बात करूं जो घटपर्णी होते हैं, ठीक है, तो यह पौधे में अगर मैं बात करूं ये भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। किसके द्वारा? तो ये भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन यहां पर बात किया जाए तो यहां पर इन पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी, इसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीट मकोड़ों का शिकार करते थे। कीट मकोड़ों का अगर मैं बात करूं शिकार करती है। ठीक है? कीट मकोड़ों का शिकार करती है। क्लियर? तो यहां पर बात किया जाए, यहां पर कीट मकोड़ों का शिकार करती है। यह लंबे घड़े जैसा होता, लंबे देखो इनकी आकृति कैसे है,
लंबे घड़े जैसी। इनकी आकृति अगर हम बात करें तो अगर आप ठीक है, तो यहां पर इसकी अगर आकृति देखा जाए तो यह कैसा है, लंबे घड़े जैसा, जिसकी ऊपरी पत्ती नुमा जो है ढक्कन लगा होता। तो यहां पर देखिएगा ये पत्ती नुमा क्या है, ढक्कन है। इसमें खास खुशबू निकलती है जिससे कीटे मकोड़े इसकी ओर आकर्षित इसके घड़े में फंस जाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। यहां से जो खुशबू निकलती है उसी खुशबू से कीड़े मकोड़े आकर्षित हो जाते हैं और आकर्षित होकर उसी घड़े नुमा में फंस जाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। अगर बात किया जाए नेफिथिंस या घटपर्णी जो है भारत के किस क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो अगर बात किया जाए भारत के मेघालय में, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा भारत के मेघालय में, ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया में इस प्रकार के पौधा पाया जाता है। तो प्रकाश जी भी जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सभी का। तो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग जुड़े हैं। तो प्रकाश जी सब बढ़िया है, तैयारी कैसे चल रही है, आप जम्मू कश्मीर से वापस आ गए कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताएं। चले अब हम बात करते हैं रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक, अब यहां पर देखा जा रहा है ये क्या है बेटा, रेगिस्तानी ओक है। ये रेगिस्तानी ओक है, ठीक। तो रेगिस्तानी ओक है, या ऑस्ट्रेलिया की रेगिस्तान में पाया जाता। कहां पर बेटा पाया जाता है, यह सब क्षेत्रों में नहीं, यह ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है, या ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। अब मैं सीधी सी अगर मैं बात करूं, जो मरुस्थलीय जलवायु में अगर मैं बात करूं, ध्यान समझिएगा, जो मरुस्थलीय जलवायु में अगर मैं बात करूं तो मरुस्थलीय जलवायु में अगर बात किया जाए तो मरुस्थलीय क्षेत्र में या मरुस्थलीय जलवायु में जितने भी पेड़ पौधे पाए जाएंगे, जितने भी पौधे पाए जाएंगे, ध्यान समझिएगा, पौधों की जो जड़ें होंगी, पौधों की जड़ें, जो पौधों की जड़ें होंगी वह क्या होंगी, गहरी होंगी। तो पौधों की जड़ें जो होती हैं वह गहरी होती हैं। क्यों गहरी होती, क्योंकि पानी की तलाश में, पानी की तलाश में वह काफी नीचे चली जाती हैं। और बात किया जाए जो मरुस्थलीय जलवायु में जो पौधे पाए जाते हैं उनकी जड़ें गहरी होती हैं, पहला पॉइंट। और उनके पास पत्तियां क्या होती हैं, कम होती हैं, ठीक है। और अगर पत्तियां कम होने के पीछे अगर बात किया जाए, पौधों की क्या होती है, पत्तियां कम होती हैं। इनकी पत्तियां क्या होती है, कम होती हैं, छोटी होती हैं, कम होती हैं। क्यों कम होती है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन अगर अधिक हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन की अगर मैं बात करूं तो वाष्पोत्सर्जन अगर अधिक होगा तो पत्तियां अधिक होने से वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। और वाष्पोत्सर्जन अधिक होने के कारण जो है, अगर वाष्पोत्सर्जन अधिक हो जाएगा तो नमी की कमी हो जाएगी। अगर नमी की कमी हो जाएगी, पौधों में अगर नमी की कमी हो जाएगी, प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस अर्थात भोजन की कमी हो जाएगी। तो भोजन की कमी हो जाए, और भोजन की कमी के कारण जो है पौधा सूख जाएगा। आज मॉर्निंग में घर आया हूं, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब पढ़ाई शुरू कर दीजिए प्रकाश जी, ठीक है। तो रेगिस्तानी ओक की अगर बात किया जाए, इसकी जड़ें जो है बहुत गहरी होती थी। जितना मरुस्थलीय जलवायु है, तो जहां रेगिस्तान की बात कर दिया जाए, जहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र की बात कर दिया जाए, जैसे हम बात करते हैं अपना अरावली पर्वत का जो क्षेत्र है, राजस्थान का जो क्षेत्र है, यहां पर बात किया जाए मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। और मरुस्थलीय जलवायु में जो पौधे पाए जाते हैं उनकी जड़ें जो होती हैं गहरी होती है, उनकी जड़ें जो है गहरी होती हैं और पत्तियां क्या होती हैं, कम होती हैं। कारण हमने बताए, क्योंकि पानी की तलाश में, जल की तलाश में उसकी जड़ें जो है काफी नीचे तक चली जाती हैं। साथ में पत्तियों के, अगर पत्तियों कमी इसलिए रहती है क्योंकि पत्तियां अगर जितना ज्यादा होगी वाष्पोत्सर्जन उतना अधिक होगी, और वाष्पोत्सर्जन अधिक होने के कारण जो है पौधों में नमी का अभाव हो जाएगा, जिसके कारण पौधा सूख जाता है। क्लियर? इसलिए ये दो चीजें आप याद रखिएगा, जितना मरुस्थलीय क्षेत्र में आप जाएंगे
रेगिस्तान में जाएंगे तो आपको वहां पर जो है वहां की जो पौधे हैं उसकी जड़ें गहरी मिलेंगी, पत्तियां कम होगी। रुचि द्विवेदी भी जुड़ चुकी है। राम राम सर जी, स्वागत है, तहे दिल से आपका इस क्लास में स्वागत है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं, इसके तने में पानी जमा रहता है। अब बात किया जाए, जो तना होता है तने में क्या होता है, पानी जमा रहता है। जब इस क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है, ध्यान समझिए, जब इस क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है तब यहां के जो निवासी हैं इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। अब ध्यान समझिएगा, जो इसका तना है, ध्यान समझिए, ये जो तना है, इस तने की जो विशेषता है, इस तने की जो विशेषता है, इसमें क्या होता है, पानी भरा होता है। जी हाँ, इसमें पानी जमा रहता है। ध्यान समझिएगा, जो रेगिस्तानी ओक है जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है पानी जमा रहता है। और जब आसपास के क्षेत्र, मान लो रेगिस्तान है, इन क्षेत्रों में पानी समाप्त हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो यह क्या करते हैं, इसके तने के अंदर से पतला पाइप डालते हैं और उस पतले पाइप से डालकर पानी निकालते हैं। तो क्लियर है। गुड़िया निषाद, अंबेडकर नगर की धरती से प्रणाम गुरु जी, स्वागत है गुड़िया निषाद जी। तहे दिल से एक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। जम्मू कश्मीर हमेशा डर लगता है, कब कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं जाता नहीं हूँ। चलिए, कोई बात नहीं है कि हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारे सैनिक हैं, वो तत्परता के साथ लगे हुए हैं, जिसके कारण, उनके तत्परता के साथ लगे होने के कारण जो है हम लोग सुरक्षित रहते हैं। इसलिए हम अपने इंडियन आर्मी को तहे दिल से सैल्यूट करते हैं कि उनके रात दिन जगने की वजह से ही हम लोग देश के भीतर शांति से, सुरक्षा की दृष्टि से आराम से नींद ले पाते हैं। क्योंकि देश की सुरक्षा अगर वह सही रूप से करते हैं, जिसके कारण जो है देश के भीतर रहने वाले नागरिकों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनके जगने के कारण, उनके सुरक्षा के कारण जो है हम लोग सुरक्षित हैं। इसलिए मैं तहे दिल से भारतीय सेना को सैल्यूट करता हूं हमेशा, जितने, और साथ ही उस भारतीय सेना के सदस्यों के उस परिवार को भी मैं सैल्यूट करता हूं, जिसके परिवार के एक सदस्य जो है सीमाओं पर अपना सेवा दे रहा। मैं सभी उन परिवारों को, उन माताओं बहनों, उन पत्नी को, सभी को सैल्यूट कर रहा हूं जो देश के लिए जो है वह अपने बेटे, अपने पति या जो भी संबंध हो, सारे संबंध, हमारे भाई जो है, हमारे चाचा, अंकल, पिता के समान जितने भी लोग अगर देश की सीमा पर सेवा दे रहे हैं, और उनके सेवा के कारण ही आज हम लोग सुरक्षित है। इसीलिए हम अपने भारतीय सेना पर गर्व करते हैं। तहे दिल से उनका मैं स्वागत करता हूं, तहे दिल से, आत्मीयता से, शब्दों से नहीं, आत्मीयता से। इसीलिए ठीक है। तो गुड़िया जी, प्रिया जी, सब बहुत नाइस क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग जो जुड़े हैं, इनको भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं, जो आप क्लास में आते हैं और जो आप अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे हैं। और जितने भी लोग जुड़े हैं स्टैटिक जीके के तहत, बेटा अगर आप लोगों ने कल की क्लास हिमाचल प्रदेश नहीं देखी होगी तो उसे जाकर यूट्यूब चैनल पर पढ़ा हुआ, उसे देखिए, नोट्स बनाइए। हालांकि मैंने एक एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर भी नोट्स पड़ गया है, वहां से देखकर आप नोट्स बनाइए, उसकी तैयारी करिए। एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है, क्योंकि चाहे वह सीटेट का एग्जाम हो, चाहे टेट का एग्जाम हो, चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे आपका लखनऊ अधीनस्थ का एग्जाम हो, या किसी भी हो, अदर्स ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जितने भी स्टैटिक जीके के प्रश्न आएंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा बेटा। इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ आपको तैयारी करना। तो मेरी क्लास पूरी कॉन्सेप्ट के साथ विद मैपिंग के साथ रहती। यहां भी हमने एक एक पहलू, ऐसे ऐसे
कॉन्सेप्ट मैं लेकर आ रहा हूं जिससे कि आपको पेड़ पौधे के समय आप समझ पाओ कौन से पेड़ पौधे के अंतर्गत आएंगे, कौन से शाख के अंतर्गत आएंगे, कौन से पौधे जो है हम लोग पेड़ पौधे तो बोल देते हैं, जैसे बांस बोल देते हैं वह एक घास है, जैसे हम केला बोल देते केला का पेड़, लेकिन केला क्या है, एक शाख है। तो ऐसे सभी पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे सीखेंगे बेटा। और ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए, जो पर्यावरण है, जो पीसीएस के एग्जाम में आता है, वनडे एग्जाम में आता है, साथ में सीटेट के एग्जाम में आता है, क्योंकि ये अभी ईवीएस पढ़ा जा रहा है। जब ईवीएस में अलग क्या होगा बेटा, जब हम पेडागोजी पढ़ाएंगे वह चीजें अलग हो जाएंगी, बाकी सभी चीजें क्या होंगी, सेम रहेंगी। क्लियर? तो यहां पर आप समझ में आए। अब हम बात करते हैं सरसों। अब सरसों का बात किया जाए तो सरसों का पौधा जब छोटा होता है तब उसकी पत्तियों का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। ये जब सरसों बेटा देखो, ये जब सरसों है, सरसों क्या करते हैं, जब सरसों का पौधा छोटा होता है, जब सरसों का पौधा क्या होता है, छोटा होता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं, उसकी जो पत्तियां होती सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब वह बड़ा हो जाता है उसके बीजों से क्या निकाला जाता है, तेल निकालने का प्रयोग किया जाता है। देखो कितना प्यारा है। चलिए, तो अगर बात किया जाए तो यहां पर समझ में आया, तो जब सरसों का पौधा छोटा होता है तो उस समय हमने क्या है, उसकी जो पत्तियां होती हैं, ये जो पत्तियां होती है उससे सब्जियों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो उसके बीजों से क्या निकालकर, तेल निकालकर प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं खेजड़ी। खेजड़ी एक पौधा है, बात किया जाए ये भी कहां पर, ये भी रेगिस्तानी क्षेत्र, तो ये भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। अर्थात अगर बात किया जाए प्रमुख रूप से जो है राजस्थान, तो प्रमुख रूप से यह पौधा किस क्षेत्र में दिखाई देगा, राजस्थान में दिखाई देगा। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो लकड़ी है ध्यान समझिएगा, ये हमारा खेजड़ी है, देख रहे, तो ये तो जो हमारा खेजड़ी है, तो यहां पर इसका तना देखेंगे पतला। अब बात किया जाए जो इसका जो तना है, तना का जो छाल है बेटा, इसका छाल जो है दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसमें, इसकी छाल दवा के रूप में प्रयुक्त होती है, इससे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इसीलिए तो यह रेगिस्तान, भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए खेजड़ी जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो आप बताएंगे खेजड़ी जो है वह रेगिस्तान में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कीड़ा नहीं लगता है। और सोचो जब कीड़ा नहीं लग रहा है इसका मतलब है इसमें क्या होगा, एंटीबायोटिक होगा। क्या होगा बेटा, एंटीबायोटिक होगा। जब एंटीबायोटिक होगा तो यह किस रूप में प्रयोग किया जाएगा, दवा के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा, और यहां पर ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब नीम की बात किया जाए तो नीम, तो जो हमारे बात किया जाए तो नीम जो है एक पतझड़ वृक्ष है। तो नीम सभी लोग देखे होंगे। नीम की बात किया जाए तो ये नीम की पत्तियां हैं। अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, नीम है, ये नीम की पत्तियां हैं। अगर बात किया जाए तो इसमें मूसला जड़ होता है, इसमें जड़े क्या होता है, मूसलाधार होते हैं। इसमें मुस्कान, इसमें फल भी लगते हैं। मुस्कान जी किसमें बात किया जा रहा है, इसमें फल लगते हैं, थोड़ा कमेंट करके बताइए। अब बात किया जाए इसके फल को निबोली कहते हैं, निम्बोले। अब बात किया जाए जो नीम के ये है बेटा, नीम के ये जो हैं इसके फल को क्या बोलते हैं, निम्बोली बोलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में अगर मैं बात करूं, गांव में देखेंगे कहेंगे निम्बो, ठीक है, निम्बोली, ठीक है। अब बात किया जाए तो इस समय आप देखते होंगे जब पतझड़ होता है, पतझड़ के बाद जब उसमें फल लगते हैं, ठीक है, और ये जो फल होता है उसे निम्बोली बोलते हैं। और ये जब बरसात के समय तक आप देखेंगे ये फल जो है कब बेटा, ये जून जुलाई के समय में, जून जुलाई। तो अगर बात किया जाए जून जुलाई के समय में
अब बात किया जाए फल लग जाते हैं, पूर्ण हो जाए, और जब ये फल गिरते हैं, ध्यान समझिएगा मेरी बातें, उससे हम क्या कर लेते हैं, उससे मैं इकट्ठा कर लेते हैं, और उसे इकट्ठा करके अगर बात की निम्बड़ी, जी बिल्कुल सभी जगह अलग अलग है, लेकिन ध्यान समझिएगा मेरी बातें, अब उसे इकट्ठा कर लिया जाता है, और इकट्ठा करके उसके बीजों की ये जो निम्बोड़ी है इसको क्या कर दिया जाता है, पानी में जो है इसको सड़ा दिया जाता है। जब पानी में सड़ा दिया जाता है तो इसका ऊपरी भाग सड़ जाता है, वो अलग हो जाता है, और इससे जो बीज है उसे निकाल लेते हैं, और उस बीज से उससे सुखाकर जो है तेल उससे पिरो लिया जाता है मशीन से, उससे उस बीज से तेल निकाल लिया जाता है। और उस बीज से तेल क्योंकि वह कैसी होती है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसके उपयोग से जो तेल होता है, यह तेल से जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कई बीमारियों में यह उपयोगी होती है। साथ में अगर बात करें आयुर्वेद के अनुसार यह एक बहुत उपयोगी वृक्ष है, बिल्कुल यह बहुत उपयोगी वृक्ष, ध्यान समझिएगा। अगर मैं बात करूं तो अगर आपको किसी प्रकार की फुंसी हो रहा, फोड़ा हो रहा है, अगर माना जाता है कि अगर आपको फुंसी फोड़ा हो रहा, आपके शरीर में किसी प्रकार की खुजली हो रही है, तो आप अगर नीम की जो तेल होता है, निम्बोड़ी जो तेल निकाला जाता है, उस तेल का अगर आप सेवन करते हैं, तो उस तेल का अगर मैं बात करूं, अगर सेवन करते हैं, उसके सेवन से जो है आपका फुंसी फोड़ा ये सारे चीजें ठीक हो जाएंगे। साथ ही अगर आप जो है नीम के पत्ते का डेली सुबह जो है खाली पेट सेवन करते हैं तो दो फायदा हो जाएगा। नीम के पत्ते का अगर आप सुबह सेवन करते हैं तो दो फायदे हैं। पहला फायदा क्या होगा, आपका पेट साफ रहेगा। पहला फायदा क्या होगा, आपका पेट साफ रहेगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अर्थात जो छींक आते हैं, ठीक, जो छींक आते हैं बेटा, जो सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं होती हैं, अगर आप लगातार सेवन करते हैं तो आपका पेट भी साफ रहेगा, आपकी इस विभिन्न प्रकार की बीमारियों से आप निजात पा जाएंगे। अब बात किया जाए, अच्छा मुस्कान जी का प्रश्न था खेजड़ी में फल लगते, बेटा उसमें फल नहीं लगते, खेजड़ी में फल नहीं लगते। क्लियर है मुस्कान जी? तो मुस्कान जी खेजड़ी में फल नहीं लगते हैं। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये पतझड़ है, ठीक है, यह जैविक कीटनाशक का उत्पादक माना जाता है। अब ध्यान समझिए, जहां पर अगर मैं बात करूं, जो नीम के पत्ते, क्योंकि पतझड़ वृक्ष है, जब नीम के पत्ते गिरते हैं, जब नीम के पत्ते इकट्ठा कर लिया जाए, और आप जानते हैं जब नीम के पत्ते को जला दे, अगर कहीं पर मच्छर ज्यादा लग रहे हैं, कहीं कीटनाशक चीजें हैं, तो कीटनाशक चीजें हैं, तो और जहां पर मच्छर लग रहे हैं, तो वहां पर अगर बात किया जाए, नीम के पत्तियों को जला दिया जाए, उससे जो धुएं निकलते हैं, उस धुएं से जो है मच्छर भाग जाते हैं, कुछ मच्छर मर भी जाते हैं। कीटनाशक, तो जैविक कीटनाशक उत्पादक भी माना जाता है। यहां तक कमेंट कीजिए, सभी को समझ में आ गया? यहां तक कमेंट कीजिए, सभी को समझ में आ गया? एक बार कमेंट कीजिए, एक बार कमेंट कीजिए, सभी को समझ में आ गया भाई? अगर सबको समझ में आ गया तो आगे चला जाए। तो यहां तक सभी लोग कमेंट कर बताइए, यहां तक समझ में आ गया? अब बात करते हैं हम तुलसी बसील। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात किया जाए, ध्यान समझिएगा, यहां पर अगर बात किया जाए तो यह भी क्या है, ये तुलसी का, जैसे कहते हैं हम लोग तुलसी का पेड़, तुलसी के पेड़ में जल देना चाहिए। जैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं, अगर हिंदू धर्म के, तो सनातन धर्म को अगर हम लोग मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग क्यों इससे पूजनीय, भारतीय संस्कृति में इससे जो है तुलसी माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तुलसी माता के नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है कि तुलसी माता है, इनको आंगन में रखना चाहिए, जिससे जो है क्या होता है, जिससे जो है हमारे दैनिक जो क्रियाकलाप है, दैनिक क्रियाकलाप के साथ जो है हमारे विकास में एक
जो है विकास का सूचक भी मानी जाती है। उसका कारण है क्यों मानी जाती है, ध्यान समझिएगा। अब यह एक शाख है, तो पहली बात जाने यह एक शाख है। भारतीय संस्कृति में इसे पूजनीय माना जाता है। अब पूजनीय क्यों माना जाता है, क्योंकि इसके औषधि गुणों के कारण, इसके औषधि गुणों के कारण जो है इसको जड़ी बूटियों की रानी भी कहा जाता है। इसे जड़ी बूटियों की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि अगर बात करें कैंसर में भी यह उपयोगी, दंत रोग में भी यह उपयोगी, श्वास संबंधी रोग में भी और सर्दी जुकाम में भी तो बात की जाए फायदेमंद होती है। प्रतिरोधक क्षमता, तो यहां पर बात की जाए यह प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है, क्षमता को भी बढ़ाती है। प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। श्वास संबंधी जो रोग होते हैं उसमें भी काफी उपयोगी है। अब बात किया जाए सर्दी जुकाम, एंटीबायोटिक अगर बात किया जाए, जो एलर्जी है, तो जो एलर्जी होती है, एलर्जी, उसकी एलर्जी को दूर किया जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे जितनी भी प्रतिरोधक क्षमता की अगर मैं बात करने वाली दवाएं, औषधि, चाहे मैं अगर बात करूं, आप जितनी भी आप देखते होंगे, चाहे एलोपैथ हो चाहे आयुर्वेद हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अगर आप भी जब जाएंगे तो कहेंगे कि मुझे धूल से एलर्जी है, मुझे जो है ठंडे गर्म से एलर्जी है, मुझे इस चीज के खाने से एलर्जी है, ठंडे गर्म से एलर्जी है, धूल से एलर्जी है, तो कई प्रकार की एलर्जी होती है। तो उसमें आपको देखेंगे उसमें तुलसी का प्रयोग, जब आप उसके केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे वहां से आपको जो है देखेंगे उसमें तुलसी का प्रयोग जरूर किया जाता है। बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा मिलती है तुलसी से। उस सकारात्मक ऊर्जा क्यों नहीं मिलेगी, आपके सर्दी जुकाम के लिए अत्यंत उपयोगी है। साथ में श्वास संबंधी रोग के लिए, जैसे जो टीबी होता है या जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, तुलसी खाइए देखिएगा। साथ में दंत रोग, कैंसर के लिए भी काफी उपयोगी। ऐसा नहीं है कि जो कैंसर जिसको हो गया है तो कैंसर उपयोगी का मतलब यह है कि अगर शुरुआती दौर में है, अगर आप पहले से खा रहे तो इस प्रकार की कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। साथ में अगर दांत दर्द कर रहा है, साथ में अगर आप कान दर्द कर रहा है, मैं बता भी दे रहा हूं, अगर आपको कान दर्द कर रहा है, कान दर्द कर रहा है, दांत दर्द कर रहा है, तो आप तुलसी के पत्ते को लीजिए और उसको हाथ से मलिए। हाथ से मलकर जो उसका रस निकलने लगे उस रस को कान में छोड़ दीजिए। आप देखेंगे 4 से 5 मिनट के भीतर आपका कान का दर्द चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बात करूं, जब दांतों में दर्द होने लगे, दांतों में फिर उसी को हथेलियों पर उसको रगड़िए और जब उसका रस निकलने लगे, उस रस को जो दांत के पास है, तो देखेंगे आप जो है 2 से 4-5 मिनट में आपका दांत का जो दर्द है काफी हद तक आपको आराम मिल जाएगा। ठीक है, तो स्वास्थ्य संबंधी इन्हीं गुणों के लिए जो है हमारे सनातन धर्म में इसे पूजनीय माना जाता है। तो हमारे सनातन धर्म में इसे तुलसी माता को, यहां पर माता शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, जहां तक मैं समझता, ऐसा मैं कोई साइंटिफिक रीजन नहीं दे रहा हूं, लेकिन इसलिए मैं मानता हूं क्योंकि अगर बात करें शाक के साथ साथ शाक है, ठीक है, इसे तुलसी पिता भी कहा, लेकिन तुलसी माता को, जहां तक मेरा अपना विचार है, मैं किसी भी धर्म को, किसी भी साइंटिफिक को मैं गलत नहीं मानता हूं। ठीक है, खांसी में बिल्कुल ये मैं क्या कर रहा हूं, सर्दी जुकाम खांसी सबके लिए या इंपॉर्टेंट, मैं माता को इसलिए मुझे जहां तक लगता, क्योंकि मैं भी सनातन धर्म को मानने वाला, लेकिन अभी तक इतना मेरे पास ज्ञान नहीं है कि मैं कुछ विश्लेषण कर पाऊं, लेकिन जहां तक मुझे, क्योंकि एक मां जो है अपने बच्चों को परवरिश करती है और परवरिश में पूरा ध्यान देती है कि हमारा बच्चा जो है कैसे जो है वह स्वस्थ रहे, कैसे उसका विकास हो। तो वहां पर अगर मैं बात किया उस रूप से देखा जाए, जो विभिन्न प्रकार की रोग हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, इसकी सेवन करने से विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो है दूर हो जाती हैं। तो इसलिए यहां पर जिस प्रकार से माता अपने बच्चों का अगर मैं बात करूं तो माता अपने बच्चों के देखरेख करता, तो ठीक उसी प्रकार रोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए
तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तो लाल फूल, नीला फूल, सर की क्लास वेरी ब्यूटीफुल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। लाल खांसी में भी लाभदायक होता है मुस्कान जी, बिल्कुल बिल्कुल मुस्कान जी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आप अब यहां समझिएगा मेरी बातें, यहां पर जितना मैं बता रहा हूं एक एक चीजें यहीं पर क्लास में देख लीजिए, और जब टेलीग्राम चैनल पर आपको पीपीटी डाला जाता है, पीडीएफ दिया जाता है, तो आप वहीं से जो है एक दो बार सरसरी नजर से देख लीजिए, और यह तब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पूछा जाएगा तुलसी का प्रयोग जो है, नीम का प्रयोग जो है, अशोक वृक्ष का प्रयोग जो है, रेगिस्तानी ऊख का प्रयोग जो है, इन सभी की बात किया जाएगा। क्लियर है? तो कौन सा कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं, क्षेत्र विशेष में पाया जाता है। जैसे नीम देखो हर जगह पाया जाता है, नीम जो है हर जगह पाया जाता है। पतझड़ जहां, तो जहां उष्णकटिबंधीय जलवायु होगा पतझड़ की, जहां पर मानसूनी जलवायु होगा वहां पर पाया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे जहां देखो देवदार जो वृक्ष है वो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाएंगे, वो क्षेत्र विशेष हो गया। ध्यान समझिए, तो मैं बात कर रहा हूं कि जैसे देवदार जो वृक्ष है वो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाएगा, वो मैदानी क्षेत्रों में देवदार का वृक्ष नहीं पाया जाएगा। ध्यान, तो वह क्षेत्र विशेष हो गया, वह स्थानीय वृक्ष हो गया, वह क्षेत्र विशेष में पाया जाएगा, वह मैदानी क्षेत्रों में नहीं पाया जाएगा, वह मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहीं पाया जाएगा। ये समझिए। लेकिन नीम क्या, अगर मैं नीम का एग्जांपल लूं, क्या मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं पाया जाता? पाया जाता है। मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, तटीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों के निचले भागों में भी देखने को आपको मिलता है। तो ये छोटी छोटी पॉइंट को आपको समझना होगा, तब जाकर आप जब प्रश्न करेंगे बेहतर आप कर पाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो क्षेत्र के आधार पर पौधों के प्रकार, अब आते हैं क्षेत्र के आधार पर पौधों के प्रकार। तो अगर बात की जाए, ये पौधे मरुस्थल रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर बात किया जाए, कुछ ऐसे पौधे होते हैं देवदार चीड़ पहाड़ों में मिलते, बिल्कुल 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 मिलते हैं, बिल्कुल प्रकाश जी, ठीक है। तो ये पौधे मरुस्थल जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी जड़ें कैसी होती है? लंबी होती। लंबी क्यों होती है? हमने आपको क्या बताया, लंबी इसलिए होती है क्योंकि पानी की तलाश में इनकी जड़ें गहराई तक चली जाती हैं। अब इनकी पत्तियां, हमने क्या बताया था, पत्तियां छोटी होती हैं या फिर पत्तियां कांटों का रूप ले लेती, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो या ना हो। जैसे नागफनी कैक्टस की अगर मैं बात करूं, आप देखे होंगे नागफनी कैक्टस, ठीक है। बबुल की बात किया जाए, कीकर की बात किया जाए, ये सब क्या है, मरुस्थलीय जलवायु में पाई जाने वाली पौधे हैं। और हमने आपको बताया था मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पाए जाने वाले, उसकी दो विशेषताएं आप याद रखिएगा। उसकी दो विशेषताएं अगर आप याद रखेंगे तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। पहला हमने क्या बताया था, जड़ें लंबी होंगी। पहला जो हमने बताया था, जड़ें लंबी होंगी, पहला पॉइंट। दूसरा हमने बताया था, पत्ती बहुत कम होंगे और छोटी होंगी। पत्तियां जो है कम होंगी और छोटी होती हैं। और कभी कभी पत्तियां तो जो कांटों का रूप ले लेती है, और क्यों होता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन कम हो। सर जी आपको किसको प्रकाश जी कहते हैं? अच्छा, किसको प्रकाश जी कहते हैं? माई ड्रीम @ जो यूके है, इनका नाम प्रकाश जी है, ठीक है मुस्कान जी। तो इनका नाम प्रकाश जी है। तो ड्रीम, माई ड्रीम @ यूके जी का नाम प्रकाश जी है, और ये उत्तराखंड के नैनीताल से बिलोंग करते हैं, और बहुत अच्छे स्टूडेंट है, स्कॉलर है, और लगातार क्लास में आते रहते हैं। अगर ये अभी जम्मू कश्मीर गए थे घूमने, लेकिन वहां से भी ये क्लास करते, ये क्लास जल्दी कभी छोड़ते नहीं है, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार से नौकरी मिल जाए, क्योंकि नौकरी मिल जाएगा, जॉब का एक साधन हो जाएगा, तो लाइफ क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। क्लियर है मुस्कान जी? आते हैं। तो हमने क्या कहा, अब आपको ध्यान में रखना है। तो जब आप कोई भी पौधे के बारे में सोचेंगे, अब जैसे छोटी पत्तियां हो जाएगी, जड़ें लंबी हो जाएंगी, गहरी हो जाएंगी, तब आपको समझ में आए। और यहां पर
जड़ें लंबी क्यों हो जाती है? क्योंकि पानी का अभाव होता है, पानी की तलाश में इनकी जड़ें लंबी हो जाती। अब इनकी पत्तियां छोटी होती हैं या कम होती हैं या छोटी होती है या जो है पत्तियां कांटों का रूप ले लेती है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। अगर वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा तो पानी के अभाव के कारण, पानी के या नमी के कारण जो है पौधा सूख जाएगा। इसीलिए वाष्पोत्सर्जन कम हो या ना के बराबर हो, जिससे आगे जो है पौधे में नमी बनी रहे, और पौधे में नमी बनी रहेगी तो पौधे का आगे विकास होगा, पौधा जीवित रहेगा। क्लियर? तो नागफनी कैक्टस में तना हरा गुद्देदार होता है और मोमी परत से ढका होता है। अगर आप देखे होंगे जो नागफनी होता है, तो नागफनी की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे कटीलेदार होता है, तो कुछ ऐसे जो है कुछ ऐसे जो है कटीलेदार होता है, पत्ते जो है कटीलेदार होता है, और ऊपर अगर बात किया जाए ये जो है हरा होता है, तो तना भी हरा होता है और गुद्देदार होता है, और साथ में जो इसकी पत्तियां होती हैं और पूरा तना जो है मोमी परत से हरे से क्या होता है? ढका होता है। इसमें तना ही जो है, इसमें जो तना, पत्ते नहीं, जो तना होता है वह प्रकाश संश्लेषण करता है। याद रखिएगा, इसकी जो पत्तियां होती हैं, क्योंकि पत्तियां ना के बराबर होते हैं, उसमें क्या होता है बेटा? कांटे होते हैं, उसमें कांटे होते हैं। अब सोचो जो कांटे होते हैं, कांटे में प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण कहां होता है बेटा? पत्तियों। लेकिन यहां पर बात किया जाए, जो यहां पर इनकी ये जो तने हैं, यहां पर इनकी जो तने हैं और इनकी तनों में, क्योंकि जो पत्तियां की, क्योंकि उसमें जो पत्तियों को हमने कांटे के रूप में होते हैं। अच्छा मुस्कान जी, नागफनी, तो मुस्कान जी कहां से बिलोंग करते हैं? किस जिले से आप बिलोंग करते हैं? तो बागों में। ठीक है, बिल्कुल मिलता होगा, बागों में बिल्कुल मिलता होगा। अगर उत्तर प्रदेश के जितने भी क्षेत्र हैं, लगभग अगर मैं बात करूं सभी क्षेत्रों में जो है नागफनी मिलती है। जहां पर अगर मैं बात करूं, जहां पर बांगर क्षेत्र है, जहां पर बांगर क्षेत्र है वहां पर आपको नागफनी देखने को मिलेगा। तो जहां पर खादर क्षेत्र है वहां पर नहीं, जहां पर बांगर क्षेत्र है, तो जो अगर उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की जैसे मथुरा जिला हो गया, आपका आगरा जिला हो गया, ईटा मैनपुरी, ईटा, अच्छा अंबेडकर नगर, यहां भी मिलता होगा बेटा, बिल्कुल मुस्कान जी, यहां भी मिलेगा, अंबेडकर नगर जिला में भी आपको मिलेगा। तो जहां पर बांगर क्षेत्र होता है वहां पर अधिकता है, और जहां पर अगर बात किया जाए जहां पर वर्षा थोड़ा कम होता है वहां पर इस प्रकार के नागफनी जैसे कैक्टस, बबूल हो गया, इन सभी पौधे आपको मिलेंगे। ठीक है, अब बात किया जाए इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल कर आया, यहां पर जो प्रकाश, क्योंकि ये सभी पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, पौधे हैं, तो ये अपना भोजन जो है किसके द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। अब बात किया जाए प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है इनको जीवित रहना, तो भोजन बनाने के लिए भाई जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन की आवश्यकता है। और पेड़ पौधे जानते हैं आप, पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं वह किसके द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जब तक प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तब तक भोजन बनाने में असमर्थ होंगे। तो यहां पर भोजन किसके द्वारा बनाया जाता है? तना के द्वारा। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण जो है तने के माध्यम से होता है। अर्थात बात किया जाए जो कैक्टस है, जो बबूल है, बबूल आप देखे होंगे, बबूल भी आपको दिखाई देता होगा आपके क्षेत्र में। अगर देखे होंगे दो प्रकार के बबूल, एक बोलते हैं विदेशी बबूल, एक बोलते हैं देसी बबूल। ठीक है, तो एक देखते होंगे विदेशी बबूल, एक देखते होंगे देसी बबूल, दो प्रकार के बबूल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर बात की जाए बबूल भी, कीकर भी, कैक्टस आदि जो है यह मरुस्थलीय जलवायु में पाए जाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? प्रिया जी कह रहे सही, प्रकाश जी अलीगढ़, बिल्कुल। तो यहां पर अगर देखेंगे जो बबूल का पेड़ होता है, ध्यान समझिएगा बेटा, तो जो बबूल का पेड़ होता है हम कहते हैं एक विदेश, गांव में अगर बोलते हैं कहते हैं विदेशिया बबूल। तो एक विदेशी बबूल की अगर बात किया जाए, विदेशी बबूल, और एक होता है, अगर मैं बात करता हूं गांव के दृष्टि से अगर देखेंगे, देसी बबूल होता है, देसी बबूल होता है, देसी बबूल होता है। तो अगर मैं मान लो विदेशी बबूल और देसी बबूल की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो देसी बबूल और विदेशी बबूल, इसका जो तना होता है बेटा,
इसका तना जो होता है कमजोर होता है, इसका तना क्या होता है, कमजोर होता है, इसका तना कमजोर होता है। और यहां पर देखेंगे इसके कांटे जो होते हैं, जो कांटे होते हैं, ध्यान समझिएगा, इसके कांटे मजबूत होते हैं, इसके कांटे मजबूत होते हैं और चौड़े होते हैं बेटा। जैसे अगर बात किया जाए ऐसे, इसका कंपैरिजन दो जो है देखेंगे, यहां पर इसके कांटे क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। तना अगर उसकी अपेक्षा बात की जाए कम होता है, उसके अपेक्षा अगर बात किया जाए देसी बबुल की अपेक्षा जो विदेशी बबुल है इसके तना कमजोर होते हैं। इसके जो प्रयोग होता है, इसका प्रयोग जो है जलावन लकड़ी के रूप में किया जाता है, इसका प्रयोग जो है जलावन लकड़ी के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है जलावन लकड़ी के रूप में किया जाता है। पहाड़ी बबुल पर कांटा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहां पर मैदानी क्षेत्रों में जो पाए जाने वाले बबुल हैं, यहां पर दोनों में कांटा होता है। ठीक है, तो इसके जो कांटे होते हैं मजबूत होते हैं, और इसका जो तना होता है, तना जो है वह किसके रूप में, तो इस विदेशी जो बबुल होता है मैदानी क्षेत्रों में जो पाई जाती हैं, चाहे वह राजस्थान के क्षेत्र में बात की जाए मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पाई जाती हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो पाई जाती हैं, या बात की जाए बुंदेलखंड के क्षेत्रों में जो बबुल पाई जाती हैं, तो यहां पर अगर बात किया जाए, यहां पर जो बबुल पाए जाते हैं, तो यहां पर दो प्रकार के देसी बबुल और आपका विदेशी बबुल। यहां पर जो होता है, तो ये जो विदेशी बबुल होते हैं इसके कांटे थोड़ा मजबूत होते हैं, और अगर मैं बात करूं इसका प्रयोग सिर्फ किस रूप में किया जाता है, जलावन लकड़ी के रूप में किया जाता है। ठंडियों के दिनों में इसका प्रयोग किया जाता है, खाना बनाने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जो चूल्हों पर खाना बनाया जाता है, चूल्हे पर खाना बनाने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात हम बात करें जलावन लकड़ियों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर जो देसी बबुल होता है इसका तना मजबूत होता है, ध्यान समझिएगा, इसका तना मजबूत होता है और इसका कांटा लंबा होता है। इसका जो कांटे होते हैं वह क्या होता है, लंबा होता है और पतला होता है, लंबा होता है और पतला होता है, लंबा होता है और पतला होता है। इसकी जो लकड़ी होती है, तना जब सूख जाता काट ले, घरेलू कामों में इसका यूज किया जाता है। इसका जो यूज होता है घरेलू कामों के साथ साथ जो है जलावन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, जलावन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो अर्थात अगर मैं बात करूं जो विदेशी बबुल है इसका उपयोग सिर्फ जलावन के रूप में किया जाता है, जबकि जो देसी बबुल है इसका उपयोग जो है घरेलू कार्यों में भी किया जाता है। जैसे आप लोग अब नाम नहीं सुने होंगे, जैसे आप लोग पहले खाट सुने होंगे, पलंग, पलंग का नाम सुने होंगे नहीं आप लोग, कमेंट करके बताइए, पलंग का नाम सुने, पलंग। अब पलंग अगर जिसे हम बोलते हैं चारपाई, चारपाई का नाम सुने होंगे आप लोग, चारपाई, तो पलंग का नाम सुने, चारपाई का नाम सुने, एक बार कमेंट करिए। जो सूत से बुना जाता है, पलंग जो है, जो चारपाई जो सूत से बुना जाता है, सूत से बुना जाता है, ठीक है, सूत से बुना जाता है। अब ध्यान समझिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब सूत, अब मान लो जो पलंग है बेटा, चलिए, तो ये जो चारपाई के जो ये चारपाई है, ठीक है, तो ये जो है आपके विभिन्न लकड़ियों से बनाया जाता है। उसमें बात किया जाए इसकी जो पाई है वो भी किससे बनाया जाता है, इसके प्रयोग से बनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के घरेलू कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर? तो घरेलू कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? सर अब बबुल का पेड़ नहीं होता है। नहीं रुचि जी, ऐसी बात नहीं, बबुल का पेड़ तो सब जगह पाए जाते हैं। अभी भी जो है आप नहर के किनारे चले जाइएगा, नदियों के किनारे चली जाइएगा, झाड़ियों में चले जाइएगा, अभी दूसरे जगह छोड़ दीजिए, अभी भी हमारा जो है लगभग 20 से 25 बिस्सा में अभी भी जो है हमारे यहाँ बबुल पाया जाता है, अभी भी वैसे पड़ा, तो हर क्षेत्रों में दिखाई देता है। तो अगर आप प्रयागराज से जिधर भी आप जाना चाहे, चाहे बनारस जाना चाहे, चाहे आप
लखनऊ जा रहे हैं, चाहे अन्य किसी क्षेत्र ना, तो उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बबुल पाए जाते हैं। हाँ, बस इतना है, कहीं पर किसी की मात्रा अधिक है, कहीं पर बबुल की मात्रा कम है, लेकिन पाए सभी जगह जाते हैं। हाँ, इसके बनाने में जूट का प्रयोग किया जाए, बहुत बेहतर। और इस पलंग में जो है, इसे कहते हैं, इससे आपको अगर श्वास की बीमारी है, श्वास की बीमारी है, तो वहां पर इसके लिए जो है, जो जूट से पलंग का निर्माण, बात किया जाए सूत से जो पलंग बना जाता है, वह आपके स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। क्लियर है? चलेगा। अब बात किया जाए समोद विधि। समोद विधि अगर मैं बात करूं जाए, ये देखिएगा, ये आपका काइटेक्स है, ठीक है, नागफनी है, ठीक। चलिए, अगर मैं बात करूं तो समोद विधि के अंतर्गत क्या आ जाएगा बेटा? समोद विधि। समोद विधि, ये पौधे खेती योग्य जमीन में पाए जाते हैं। जहां पर समोद विधि की बात किया जाएगा, तो अगर मैं बात किया जाए तो ये पौधे खेती योग्य जमीन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो बात किया जाए, इनका तना ठोस होता है, शाखा युक्त होता है। इनका तना क्या होता है? ठोस होता है एवं शाखा युक्त होता है। इनके पत्ते साधारणतया बड़े, चौड़े, पतले एवं भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। जैसे अगर बात किया जाए मक्का की, टमाटर की, गेहूं की, धान की आदि। अर्थात बात किया जाए जितने भी फसलें बोई जाती हैं, अगर मैं बात करूं जो फसलें बोई जाती हैं, क्लियर है, तो जो फसलें बोई जाती हैं, तो उन फसलों के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, उनका तना ठोस होता है, शाखा युक्त होता है, बड़े भी होते हैं, चौड़े भी पत्ते होते हैं, भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। जैसे मक्का की अगर बात करें, देखो मक्का जो होता है तना मजबूत होता है, बिल्कुल बात है, तना मजबूत होता है। अब जो शाखाएं निकली होती हैं, और शाखाओं में अगर बात किया जाए, यहीं पर बाल, जो बाल लगते हैं, तो यहां पर बात किया जाए। धान की अगर मैं बात करूं, तो धान में जो है विभिन्न प्रकार की शाखाएं, उसमें बाल लगे होते हैं। इसी प्रकार की गेहूं की बात किया जाए, टमाटर की बात किया जाए, जो उनका तना है वह क्या होता है? मजबूत होता है। तो अगर बात किया जाए समोद विधि के अंतर्गत कौन आता है? बात किया जाए जो खेती योग्य जमीन में पाए जाते हैं, जो खेती योग्य जमीन में पाए जाते हैं, उन सभी पर बात किया जा रहा है। चलिए, ठीक है। तो यहां पर बात किया जाए, क्या बोला जा रहा है, यह किस काम में आते हैं? अरे अब मक्का, टमाटर, गेहूं, धान किस काम में आते हैं बेटा? ये तो आप सोचिए ना, किस काम में आते हैं। अच्छा, ये नागफनी की, नागफनी विभिन्न प्रकार के काम में आते हैं, ठीक है। अब बात किया जाए जलोदभिद। जलोदभिद की अगर मैं बात करूं, तो ऐसे पौधे जो जल में पाए, आई एम नॉट क्लियर दिस क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप, प्रकाश जी? तो अगर बात किया जाए, अर्थात ऐसे पौधे जो जमीन में पाए जाते हैं, ऐसे पौधे खेती योग्य जमीन में पाए जाते हैं, जो खेती योग्य जमीन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, मक्का हो गया, टमाटर हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, सरसों हो गया, ठीक है, तिलहन हो गया, दलहन हो गया, ये सब क्या है? समोदभिद, ठीक है। ये क्या है? समोदभिद। जो जमीन में बात किया जाए, तो जमीन में अगर बात किया जाए खेती योग्य होते हैं, चाहे वह तिलहन की फसल ले लो, चाहे दलहन की फसल ले लो, चाहे खाद्यान्न की फसल ले लो, ये सारे जो फसलें, ऐसे समझ लीजिए समोदभिद के अंतर्गत कौन कौन सी आएगा? जो दलहन की फसलें हैं, जो तिलहन की फसलें हैं, जो खाद्यान्न की फसलें हैं, जितनी भी फसलें जो खेती योग्य होती हैं, सारे समोदभिद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब बात किया जाए जलोदभिद।
अब क्या बात किया गया, जलोद्भिद, एक बार कमेंट करके बताइए प्रकाश जी। जलोद्भिद के अंतर्गत ये पौधे पानी में, जल में पाए जाते हैं, तो जल में पाए जाते हैं, क्लियर। तो ये पौधे कहां पाए जाते हैं, जल में पाए। अब जल में बताइएगा भाई, अगर कोई भी पौधा जल में पाया जाएगा उसका जड़ का क्या विकास होगा, उसका जड़ तंत्र कम विकसित होता, क्योंकि पानी है, पानी के नीचे कोई स्थान नहीं है बेटा, नीचे क्या है, पानी है, इसलिए इसकी जड़ें जो है कम विकसित हो पाती हैं। क्योंकि जड़ों के विकसित होने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें जमीन चाहिए, और जमीन के कारण जो है उसकी जड़ें विकसित अधिक होती हैं। जहां पर जड़ें कम होती हैं तो आप देखेंगे जहां पर पानी जल तंत्र ज्यादा होता है, अगर बात किया जाए, क्लियर। तो यहां पर जड़ तंत्र की अगर बात की जाए तो यहां पर जो जड़ें होती हैं वह कमजोर होती हैं। क्यों, क्योंकि नीचे कोई भूमि नहीं होता, अर्थात लैंड ना होने के कारण जो है, पानी होने के कारण इनकी जड़ें विकसित नहीं हो पाती, ये याद रखिए। बिल्कुल जो जल में पाए जाते हैं, एकदम क्लियर है बेटा। इनमें पत्तियां पर मोमी परत पाई होती है, जैसे कमल। अब बात किया, जब मोमी परत का मतलब होता है बेटा, ऐसे समझिए, मोमी परत का मतलब ऐसा हुआ, ऐसे पत्ते जो है जो पानी में हो चाहे बाहर हो जल्दी खराब नहीं होते हैं, जो खराब नहीं होते, तो मोमी परत पाई जाती है। उन पत्तियों को अगर आप पानी में डाल दीजिए, ध्यान समझिएगा, अगर पानी में आप डाल दीजिए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जलमग्न पौधों में पत्तियां पतली एवं सकरी होती है, जैसे हाइड्रिला। देखिएगा यहां पर अगर बात किया जाए तो हाइड्रिला, तो कमल जल, कमल जल, लीली, हाइड्रिला आदि जो है या जलोद्भिद है। इसके आगे बेटा अब जो है कल हम लोग चर्चा करेंगे, इसी के आगे पेड़ पौधों पर आगे जो है हमारी क्लास होगी। और ये पूरा चाहे कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसकी जो विशेषताएं हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं वह किस क्षेत्र में पाई जाती हैं वह इंपॉर्टेंट होगा। जब आप देखेंगे प्रश्न बनते हैं तब आप देखेंगे कितना प्यारा प्रश्न, जैसे हाइड्रिला है, जलोद्भिद है, समोद्भिद है, तो ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तब आप देखेंगे अरे ये तो मैं पहली बार नाम सुन रहा हूं, अब प्रश्न गलत हो जाते हैं। बिल्कुल जलकुंभी भी होता है, उससे जो है जल प्रदूषण का आतंकवाद कहा जाता है, जल का आतंकवाद कहा जाता है, ठीक है। तो आगे चर्चा किया जाएगा, सभी एक एक चीजों की हम लोग चर्चा करें। तो आज की क्लास को हम लोग सर सिंघाड़ा जलोद्भिद में बिल्कुल है बेटा, ठीक है, चलेगा। तो इसके आगे कल हम लोग चर्चा करते हैं। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो कल मिलते हैं अपने समय 3 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।